वन हो गया। Hi, hello, good morning, friends. Today we all are going to study about literature. It has been decided by us at Rajkumar classes that we should something give in literature to the students. Universal types of poems which mostly occur in 11th class, 12th class, in BA parties in first year, second year, final classes. So, first of all, we are taking such type of poems which mostly occur in these five classes from 11th to bachelor classes. But starting the literature particular poems, first we try to explain that what is literature. We all students start literature due to our interest. Due to our interest, we start our literature, we study our literature, and we all are learning literature from a long time. But if someone asks to that what is literature, अगर कोई हमसे पूछ भी ले कि लिटरेचर क्या है, हम पढ़ते सब हैं लिटरेचर, लेकिन पूछे कि लिटरेचर क्या, देन वी आर ए लिटिल in puzzle condition that why and how and in what manner should we explain that what is literature. We become a little unconscious. उस समय हम थोड़ा सा जो है कॉन्शियसलेस हो जाते हैं या एक अचेतन अवस्था फील करते हैं कि यार हमने लिटरेचर पढ़ा तो बहुत है, बहुत सी क्रिएशंस जो है, बहुत से वर्क्स जो है हमने लिटरेचर के पढ़े हैं, बट कोई पूछे कि लिटरेचर क्या है, ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तब वो थोड़ी सी एक पजल वाली कंडीशन जो है हमारे सामने आ जाती है. तो लिटरेचर को जो है शुरू करने से पहले बिफोर इनिशिएटिंग द स्टडी ऑफ लिटरेचर वी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज लिटरेचर, क्या है लिटरेचर जो है. जनरल तरीके से अगर हम बात करें तो सामान्यतया कुछ लेखक हैं, कुछ राइटर हैं. जो राइटर अलग अलग क्राइटेरिया में हैं, जैसे कोई पोइट हैं, कोई जो है एसिस्ट हैं, कोई नॉवलिस्ट हैं. उन्होंने जो है अपनी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं का जो एक अध्ययन है डीपली, वही लिटरेचर है. ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए सरफेस पर तो लिटरेचर जनरल तरीके से हम कहते हैं यही है, बिल्कुल है यही अपने पैमाने पर अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डीप लेकर के चलें, जैसे एक अच्छे लेखक रहे हैं जिन्होंने लिटरेचर के बारे में अच्छी किताबें लिखी है. आपने नाम सुना होगा, हेनरी हडसन का नाम सुना होगा. हेनरी हडसन की जो किताब है उसमें लिटरेचर के बारे में जो है उन्होंने ट्राई किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ लिटरेचर. तो उनकी लैंग्वेज में जो हेनरी हडसन ने जो है बयां किया है कि व्हाट इज़ लिटरेचर, उनका है कि लिटरेचर इज ए वूल ग्रोज एंड चेंजेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक जनरेशन से जो है दूसरी जनरेशन तक जो है चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके बाद में ग्रोज होती है, डेवलपमेंट होती है, विकास होती है. दैट इज लिटरेचर, वो लिटरेचर है. ये लिटरेचर जो है इंक्लूड्स डिफरेंट एजेस. इसके अंदर जो है बहुत सी एजेस आती है, अलग टाइम्स आते हैं, अलग ईराज आते हैं, एंड ईच एज हैज द पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ इंटरेस्ट. हर एज जो है उसकी कुछ पर्टिकुलर लाइन्स होती है जो इंटरेस्टेड लाइन्स होती है. जैसे आपने कहा कि मान लीजिए ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, एक यूनिवर्सल लाइन है लिटरेचर की, हम बहुत बार पढ़ते हैं, बट ये कोई आम व्यक्तियों के द्वारा क्रिएट की हुई लाइन नहीं है. इट इज़ ए लाइन विच इनिशिएटेड इन पर्टिकुलर एन ऑथर, ए राइटर इन लिटरेचर. लिटरेचर का कोई राइटर जो था उसने ये जो है लाइन जो है दी है. हम दैनिक जीवन में से काफ़ी यूज़ करते हैं. तो हर एज जो है वो कहता है उसकी पर्टिकुलर लाइन्स होती है इंटरेस्ट की, जो है वो हमें जो है अच्छी लगती है. एंड एवरी राइटर इन लिटरेचर में प्रत्येक राइटर जो होता है वो इज इंडेप्टेड टू हिज असेंडेंट्स हु हैज़ गॉन बिफोर हिम. हर लेखक जो होता है वो अपने से पहले जो उसके असेंडेंट्स रहे थे, उसके पूर्वज जो रहे थे, पहले वाले पीढ़ी के जो लेखक रहे थे, उनका वो ऋणी होता है. ही लर्न समथिंग फ्रॉम देम, वो उनसे कुछ न कुछ सीखता है जी. और ये होता ही ऐसा ही जो है. आप मतलब किसी भी महान लेखक की जो है रचना को उठाकर देख लीजिए, वो अपने आप में पूर्ण नहीं, वो अपने से आने वाले पहले लेखक की जो है रचना का, या यूं कहें कि उसके द्वारा निर्मित किए गए प्लेटफॉर्म का वो ऋणी है. एज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर, हम शेक्सपियर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए.
Shakespeare, when came in the part of drama, in the performance of stage, जब वो stage के performance में drama के हिस्से में आया, he uniquely didn't create such type of stage, तो उसने अपने आप में ऐसा criteria जो create नहीं कर दिया था. He was the indebted of his former writer, वो भी अपने से पहले आने वाले जो है former लेखक जो था, ड्रामाटिस्ट नाटककार जो था, उसका ऋणी था. is he was क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे कि वो क्रिस्टोफर मार्लो था जो है, मार्लो जो था, he in his age create the stage performance drama, उसने जो है stage performance के लिए ड्रामा पहले से create कर दिया था. Though it's not possible in his life that he become a success, is get the success, विलियम शेक्सपियर. हाँ, ये अलग बात थी कि वो इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाया था जितनी जो है शेक्सपियर हासिल कर पाया था, लेकिन वो ऋणी ज़रूर था, यूँ कह सकते हैं. तो लिटरेचर में यही चीज़ होती है कि एवरी राइटर इज इंडेप्टेड टू हिज असेंडेंट्स, वो अपने से पहले जो उसके पूर्वज चले गए हैं उनका वो ऋणी होता है. एंड आल्सो गिव्स टू हिज फॉलोवर, अपने बाद आने वालों को वो जो है, जो बाद में फॉलोवर जो आते हैं उनको कुछ न कुछ दे करके जाता है. एंड समिंग अप, इफ यू लाइक टू से, अगर समिंग अप तरीके से अगर हम सार में कहना चाहें लिटरेचर, देन इट्स द लिटरेचर. तो यही लिटरेचर है. लिटरेचर इज द वुल ग्रोस, पूर्ण परिवर्तन. इट चेंजेस ऑफ पर्टिकुलर एज टू एज, एक एज से जो है दूसरी पर्टिकुलर एज तक जो चेंजेस होते हैं, ग्रोज होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, वह लिटरेचर है. एवरी एज राइटर इज इंडेप्टेड टू हिज असेंडेंट्स. हर जो है लेखक जो होता है वो ऋणी होता है अपने असेंडेंट्स का. एंड ही आल्सो गिव्स टू हिज फॉलोअर्स, वो अपने फॉलोअर्स को जो है अपने बाद में आने वालों को कुछ न कुछ जो है वो दे करके जाता है. And if you talk, then in the it's a whole laws era, then there comes out a different term that what is literature, what is literary history. लिटरेचर की जो है लिटरेरी हिस्ट्री क्या होती है. देन यू कैन से द ऑल पीरियड्स, इफ यू कंबाइन द ऑल पीरियड्स ऑफ लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर के पूरे पीरियड्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, दिस इज नॉन इज द लिटरेरी हिस्ट्री. इसी को जो है लिटरेरी हिस्ट्री कहा जाता है. अब इन पर्टिकुलर कंट्रीज नाउ जो अगर हम बात करें तो हर अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है देयर आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर के अलग अलग ब्रांचेस हैं एज डिफरेंट डायलेक्ट्स इन लिटरेचर. मोस्टली अकर्ड इन द वर्ड लिटरेचर, दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर. अलग अलग डायलेक्ट मोस्टली जो दुनिया के अंदर आती है वो ब्रिटिश लिटरेचर. इन इंडियन यूनिवर्सिटीज भी मोस्टली स्टडी एट बैचलर लेवल, दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर. मोस्टली जो है इंग्लिश लिटरेचर में हम जो है बैचलर लेवल पर जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है लिटरेचर पढ़ते हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर ज़्यादातर आती है. इन दाउ सम यूनिवर्सिटीज़ कम्स द इंडो इंग्लिश लिटरेचर. ये अलग बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी में इंडो इंग्लिश लिटरेचर भी दे रखा है. बट एट द मास्टर लेवल इफ यू स्टडी अबाउट द लिटरेचर, और अगर पीजी लेवल मास्टर लेवल की बात की, देयर आर सो मेनी डायलेक्ट्स एज वी स्टडी इन पर्टिकुलर ब्रांचेस इज द अमेरिकन लिटरेचर, एज कैनेडियन लिटरेचर, इज Italian literature. Also we have to study some criticism part of literature. हमें literature का criticism era भी पढ़ना पड़ता है. But in our studio we are trying to first taking the classes in literature, but particularly in the universal classes. हम अपने इस स्टूडियो में पहले वो क्लासेज जो हैं लेना चाहेंगे जो यूनिवर्सल है एज फॉर द 11th क्लासेज, 12th बैचलर पार्ट्स इत्यादि के लिए जो है वो लेना पसंद करेंगे जो है पहले. तो उसको देखने से पहले जो है शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लिटरेचर के बारे में और परिचय है आगे देख लेते हैं एक बार. पहले तो अभी हमने तो ये देखा है कि लिटरेचर क्या है. अब थोड़ा सा लिटरेचर जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कहाँ से आई. मेरे पीछे आपको जो बैकग्राउंड जो दिखाई दे रहा है वो जॉन मिल्टन की एक कविता जॉन इज ब्लाइंडनेस, वह उसका दिखाई दे रहा है. क्योंकि ये ऐसी एक पोइम है जो मोस्टली जो है काफ़ी क्लासेस में, जैसे 11th में भी है, ये फर्स्ट ईयर में भी जो है ये मोस्टली यूज़ की गई है, वो पोइम हमने ली है. लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं यहाँ तक मतलब पहुँचे कैसे हम लिटरेचर में, उसे देखने की कोशिश करते हैं. तो अभी मैंने एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द इंग्लिश हिस्ट्री इन कंटेन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिटरेचर दैट आर नोन द इंग्लिश लिटरेचर. देन वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट इज द पर्टिकुलरली एजेस विच कम्स इन द इंग्लिश लिटरेचर. कौन कौन सी जो है एजेज है वो इंग्लिश लिटरेचर में जो है आती है. दाऊदी है द given the text in the literature particular poem of the बोर्ड पर तो है, मैंने पहले से जो है पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख दिया है, इसलिए मैं आपको ये जो है वर्बली मौखिक रूप से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ यू कैन कंसिडर फ्रॉम अप टू
for once we draw a line here for the particular study of the different ages, because it is a particular specimen example of literature, so we are living for a particular stance. एक बार के लिए इसे छोड़ देते हैं, हम यहाँ तक पहुँचने से पहले जो है एक बार देखते हैं लिटरेचर का जो ग्रोथ कैसे हुआ था, कहाँ से लिटरेचर की शुरुआत हुई है, थोड़े से एक एजेज जो है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलर शुरुआत से, तो यू कैन से दैट फ्रॉम अप टू 1044 एजेस। अगर शुरुआत से लेकर के 1044 एज तक की अगर बात की जाए, देन दिस इज नोन एज द एंग्लो सेक्शन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में एक शुरू से लेकर के 1044 का जो साल था, वातक जैसे कि एज वी आर लिविंग एट प्रेजेंट, वी आर लिविंग इन 2020, अभी हम 2020 के अंदर जी रहे हैं, बट शुरू से ये जो सदी जो शुरू हुई थी उससे लेकर के जो है 1044 तक का जो काल जो रहा है, दैट इज नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इसको जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज हियर वाज इन दिस टाइम देयर वाज द रूल ऑफ सैक्सन किंग्स ऑन इंग्लैंड। इंग्लैंड पर इस ज़माने में जो है सेक्शंस राजा जो रहे थे, जो है उनकी जो है यूँ कह सकते हो रूल था, उनका जो है शासन जो इंग्लैंड पर रहा था, सो इट इज़ नोन एज द एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसलिए इसको जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। एंड इन दिस एज, और इसी एज में जो है देयर वाज क्रिएटेड द फर्स्ट क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो है इसी एज के अंदर जो है सबसे पहली रचना जो है वो लिटरेचर में क्रिएट हुई थी, विच इज़ नॉन एज बेवल्फ। इट्स टाइटल इज नॉन एज बीवॉल्फ। बीवॉल्फ इज कंसिडर्ड द फर्स्ट क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। बीवॉल्फ जो है उसे इंग्लिश लिटरेचर की जो है फर्स्ट क्रिएशन समझा जाता है जनरली किताबों के अंदर जो है। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ बीवॉल्फ? बीवॉल्फ की स्टोरी क्या है? बट बिफोर understanding the story and theme of Beowulf, we dear create a caution, dear grow a caution in our mind that who is the author of Beowulf। इसकी थीम को, इसकी स्टोरी को समझने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आखिर बीवल्फ लिखा किसने था, वो कौन होगा जिसने बीवल्फ लिखा। बट इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इन लिटरेचर दैट वी आर एट प्रेजेंट अननोन अबाउट द ऑथर ऑफ बीवल्फ। लेकिन ये एक दुर्भाग्य आप कह सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि अब तक यहाँ तक रिसर्च ये पहुँच नहीं पाई है कि वास्तव में बीवल्फ किसने लिखी थी, हमें ये पता नहीं है। इट इज़ एनोनस। ये अगर बात की जाए तो बीवल्फ जो है वो क्रिएशन एनोनाइमस है। इसका लेखक कौन है? अननोन, हमें नहीं पता जो है इसके पोइट जो है वो कौन है, बीवल्फ। बट वी कैन कंसिडर व्हाट इज द थीम ऑफ बीवल्फ। हम बीवल्फ की जो है कहानी जरूर समझ सकते हैं कि बीवल्फ जो है कहानी किसकी है जी। यहाँ होता क्या है बीवल्फ के अंदर से? बीवल्फ इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम। बीवल्फ जो है अपने आप में एक लंबी जो है पोइम है, जो है ये जो है ईयर, इसके अंदर जो है वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेवल्फ। हम जो है इंग्लिश लिटरेचर की पहली रचना जो है बेवल्फ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बेवल्फ इज द स्टोरी ऑफ ए सी मॉन्स्टर नेम्ड ग्रेंडल। ये बेवल्फ जो है वो कहानी जो है एक सी मॉन्स्टर की कहानी है। सी मॉन्स्टर एक समुद्री राक्षस की कहानी है, हुज नेम इज ग्रेंडल, जिसका नाम जो है वो ग्रेंडल होता है। एंड ग्रेंडल इज ए सी मॉन्स्टर, यह एक समुद्री राक्षस होता है। हु कम्स आउट ऑफ द सी, जो समुद्र से बाहर आता है, एंड डिस्टर्ब्स ए किंग नेम्ड हॉर्सगर्ज। और जो बाहर आकर के जो है समुद्र से बाहर आकर के एक राजा है जो जिसका नाम हरदगर है, उसे ये डिस्टर्ब करता है, उसके साम्राज्य को ये परेशान करता है। एंड हरदगर टोटली एंड हिज रेंट टोटली डिस्टर्ब्स ड्यू टू ग्रेंडल सी मॉन्स्टर। हरदगर जो है उसका साम्राज्य जो है पूर्णतः जो है ग्रेंडल जो है सी मॉन्स्टर से परेशान हो जाता है। व्हेन ही रिकॉल्स टू हिज फ्रेंड ए वरियर, तो फिर वो अपने जो है एक दोस्त रूपी वरियर योद्धा जो है उसे याद करता है, हुज नेम इज बेवल्फ। उस जो है योद्धा का नाम जो होता है उसी का नाम जो है बेवल्फ होता है। हु कम्स विथ हिज वरियर्स स्टॉक, वो अपने दोस्तों जो हैं जो योद्धाओं का समूह उसके साथ आता है। एंड कम्स एंड फाइट्स विथ हॉर्सगर, और आकर के जो है हॉर्सगर के साथ जो है वो युद्ध करता है। एंड ओवरकम्स हिम एंड किल्स, उसे जो है जीत लेता है, उसे मार देता है जो है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेंडल
दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ बेवॉल्फ। ये जो है बेवॉल्फ जो है उसकी पहली जो है हिस्सा जो है, बेवॉल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ बेवॉल्फ जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज शोन द स्ट्रगल बिटवीन ग्रेंडल एंड जो है बेवॉल्फ, जो है बेवॉल्फ और ग्रेंडल के बीच के अंदर जो है युद्ध जो है संघर्ष दिखाया गया। एंड द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर जो है बेवॉल्फ गोज टू फाइट विथ सी मोनास्ट्री इन ओशन। वो जो है एक दूसरे हिस्से के अंदर जो यूँ दिखाया गया है कि वो जो है सी मोनास्ट्री, एक समुद्री राक्षस जो होता है उससे समुद्र के अंदर जो लड़ने के लिए जाता है। एंड द सी मोनास्ट्री इज द मदर ऑफ ग्रेंडल। वो सी मोनास्ट्री जो होती है वो ग्रेंडल जो है उस जो पहले वाले हिस्से का राक्षस जो है उसकी जो माँ होती है उससे जो है लड़ता है, उससे जीतता है। एंड आफ्टर दैट जो है ही रूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द रन। और उस क्षेत्र के अंदर, साम्राज्य के अंदर वो एक लंबे समय तक जो है साम्राज्य करता है। एंड दस दियर कंप्लीट्स द होल क्रिएशन ऑफ बेवॉल्फ। दिस इज द एसेंस ऑफ बेवॉल्फ। और यही बेवॉल्फ की जो एक सार के रूप में रचना कहानी जो मैंने आपको बताई, और ये बेवॉल्फ इज कंसिडर्ड द फर्स्ट क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पहली रचना जो है ये बेवॉल्फ कहलाती है। दिस इज द पीरियड ऑफ एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू अप टू 1044। और मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये रचना जो है जिसकी मैंने आपको बात की है ये लगभग शुरुआत से लेकर के 1044 तक का जो काल है उस जमाने की रचना है, विच इज नॉन एज द एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इसे जो है इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। एंड इन द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर इज बेवॉल्फ क्रिएशन एंड द ऑथर ऑफ इज टोटली अननोन टू अस। और इसका लेखक जो है वो अभी हमारे लिए बिल्कुल अननोन है, ये नहीं पता है दुनिया को कि वास्तव में इसका जो है रचनाकार कौन है। आफ्टर दैट वी कम्स टू द सेकंड पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। अभी हम जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो है सेकंड पीरियड की बात करते हैं। द सेकंड पीरियड जो है बिगिंस फ्रॉम एज इट वाज द फर्स्ट पीरियड कंप्लीट्स। जो पहला पीरियड जहाँ खत्म हुआ था वहीं से जो है 1044 से जो है सेकंड पीरियड जो है शुरू होता है। एंड इट कंप्लीट्स टू 1340 ईयर्स जो है 340 ईयर्स। ये जो है उस पीरियड जो है लगभग 1340 तक आकर के जो है ये खत्म होता है। दिस इज नॉन एज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द सेकेंड पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज नॉन एज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ये दूसरा पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है जैसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दिस इज नॉन द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इन दिस ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन दिस एरा देयर इज नॉट द पर्टिकुलर क्रिएटिविटी ओपन बिफोर अस। हमारे सामने जो है इसके अंदर कोई विशेष प्रकार की रचना का तो निर्माण यहाँ नहीं हुआ पाता, कोई रचना जो है इस पीरियड के अंदर नहीं हुई थी। बट देयर टुक ए हिस्ट्रिकल इवेंट इन इंग्लिश लिटरेचर विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर अस। लेकिन हमारे लिए जो इसके अंदर जो अंग्रेजी साहित्य में एक महत्वपूर्ण घटना जरूर हुई थी वो ये हुई थी कि देयर टुक द नॉर्मन्स नॉर्मन्स इज ए ट्राइब इन इंग्लिश। यहाँ नॉर्मन्स जो है ये ट्राइब है हु कम फ्रॉम जर्मन। दिस इज जो जर्मन से आए थे, या यू कैन से दीज आर द जर्मन ट्राइब। ये जो है जर्मन ट्राइब है। एंड इन दिस पीरियड नॉर्मन्स देयर वाज ए किंग हुज नेम वाज ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। Duke of Normandy. In this era, there was a king whose name was Duke of Normandy, and Duke of Normandy overwhelms the prior part of literature, whose as well Saxon kings. He took overwhelms over Saxon kings. Duke of Normandy जो था उसने Saxon kings जो थे, Saxon राजाओं पर अपना ओवरवेलमेशन कर लिया था, अर्थात अपना आधिपत्य कर लिया था, उनको हरा दिया था। नाउ देयर वाज इज इन द प्री पीरियड इन लिटरेचर, जैसा कि पहले के पीरियड जो है लिटरेचर में देयर वाज द रूल ऑफ द सैक्सन किंग्स और इंग्लैंड पर जो है ब्रिटेन पर सैक्सन राजाओं का जो अधिकार था। बट नाउ देयर टुक ए फाइट बिटवीन द सैक्सन किंग्स एंड द नॉर्मन किंग्स। अब जो है नॉर्मन किंग्स और सैक्सन किंग्स जो थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ। एंड द किंग ऑफ ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो था वो टुक द ऑर्गन्स ऑफ सैक्सन किंग्स, और उसने जो है सैक्सन राजाओं पर जो है अपना अधिकार कर लिया था जो है। नाउ देयर वाज द रूल ऑफ नॉर्मन किंग्स ओवर ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के ऊपर जो है नॉर्मन राजाओं का अधिकार हो गया था। इट कॉन्सिक्वेंटली दिस पीरियड इज नॉन एज एंग्लो नॉर्मन पीरियड। यही कारण है कि इस कारण से जो इस पीरियड को जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। और चूंकि इस पीरियड के अंदर जो है
अभी भी मैंने आपको बताया है कि एक जीत हुई थी, और जीत को इंग्लिश में कॉन्केस्ट भी कहते हैं। जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी जो है नॉर्मंडी जो किंग्स जो है वो कहता है उनकी जीत, एंग्लो सैक्सन्स जो है पीरियड वो कहता है सैक्सन्स राजाओं पर हुई थी, और जीत को इंग्लिश में कॉन्केस्ट कहते हैं। सो दिस पीरियड इज आल्सो नोन इन इंग्लिश लिटरेचर कॉन्केस्ट पीरियड, इसलिए इस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में कॉन्केस्ट पीरियड भी कहा जाता है। बट इन दिस पीरियड देयर was not written any particular literary creations, लेकिन इस जो है पीरियड के अंदर कोई विशेष प्रकार की जो है साहित्यिक रचना जो है उसका निर्माण नहीं हुआ था। We can say that only in the first period there was written in only Anglo-Saxon period there was written only particular creations in English literature, that is the revolt, but in the second period there was not written any particular creation in literature। यहाँ जो है साहित्य से संबंधित तो कोई विकास नहीं हुआ था, केवल एक ऐतिहासिक घटना जो घटित हुई थी, और अब तक जो है we have come till the age of 340, हम जो है 1343 जो है उसकी एज तक हम आ चुके हैं। आफ्टर दैट नाउ इन द एज वी आर गोइंग टू एंटर, अब हम जिस एज के अंदर जो है प्रवेश करने जा रहे हैं विच इज़ ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन है, एंड दैट इज द रियल लिटरेचर। और वहीं फ्रॉम देयर द इनिशियल्स ऑफ द रियल लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर, और वहीं से जो है ब्रिटिश के लिटरेचर के अंदर जो एक विशेष प्रकार की जो है शुरुआत होने जा रही है जो है। स्टडीड अबाउट द टू पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, अभी तक हमने जो है इंग्लिश लिटरेचर के जो है दो पीरियड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड, बट दीज बोथ ऑफ द पीरियड्स आर नॉन इन इंग्लिश लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अभी तक जो हमने वो दोनों पीरियड जो देखे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाते हैं, बट इन जनरल यूनिवर्सिटीज द इनिशियल्स ऑफ लिटरेचर इज कंसिडर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड विच इज गोइंग टू बी स्टडी। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उस पीरियड से जो है इंग्लिश लिटरेचर की जो है शुरुआत समझी जाती है, विच इज नाउन इन इंग्लिश लिटरेचर एज चौसरियन पीरियड। चौसरियन इज इक्वल टू द नेम ऑफ चौसर। Chaucer was Geoffrey Chaucer, and Chaucer's adjective is Chaucerian. Chaucerian period. This is considered the first period in English literature. The span of period is considered from 1340 C till 14। इसका स्पान जो है अवधि जो है वो 1340 सी से लेकर के जो है 1400 तक समझी जाती है। सी, द मीनिंग ऑफ सी जो है उसका फुल फॉर्म होता है CIRCA। दिस इज नॉन इज सकै, इसको सकै कहा जाता है। सकै, द मीनिंग ऑफ सकै इज अप्रॉक्सीमेट डेट, अप्रॉक्सीमेट डेट, लगभग सही अनुमानित तिथि जो है वो ये समझी जाती है। 1340 से लेकर के जो है 1400 तक की जो एज है दिस इज नॉन एज द चौसरियन पीरियड, एंड सी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट। एंड द वी टॉक अबाउट द एग्जैक्टली डेट, अगर हम एग्जैक्टली डेट की बात करें देन दिस पीरियड इज फ्रॉम 1343 to 1400। बट अगर एग्जैक्टली पीरियड की बात की जाए तो ये 1343 से शुरू होता है, पर चूंकि 3 साल का गैप है ना, इसलिए जो है इसे याद रखने में आसानी के लिए अक्सर किताबें से जो है 340 सी जो है लिखती है, सी इक्वल टू सकै इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट डेट, लगभग सही अनुमानित तिथि जो होती है उसे सकै कहा जाता है। शॉर्ट में से जो है सी साइन से इंडिकेट किया जाता है इंग्लिश में। तो एग्जैक्टली टॉक अबाउट द एग्जैक्टली स्पान ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर, देन इट इज कॉल्ड फ्रॉम 1343 till 400 जो है ये 1343 से लेकर के 1400 जो काल है ये जॉफ्री चौसर का काल कहलाता है, चौसरियन पीरियड से कहा जाता है। दिस इज आल्सो अनदर फॉर नेम इज द एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर। इसको अंग्रेजी साहित्य में जो है चौसर का एज भी कहा जाता है। एंड द राइटर हियर वाज, यहाँ जो लेखक था वो वाज जॉफ्री चौसर। वो जॉफ्री लेखक जो था उसका नाम था जॉफ्री चौसर। सबसे बड़ी बात इसके बारे में, जॉफ्री चौसर इज नॉन, ये जो है इसको जो है इज नॉन जाना जाता है इज रूप में, किसके रूप में? इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर
ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉफ्री चौसर जो है उन्हें अंग्रेजी साहित्य का जनक कहा जाता है। इन्हीं से लगभग रचनाएं जो हर यूनिवर्सिटी जो है उसका पीजी कोर्स यहीं से शुरू होता है। इसी को जो है लगभग मॉडर्न लैंग्वेज के, क्योंकि ये काफ़ी समकालीन रहे थे, मॉडर्न लैंग्वेज इनसे मिलती जुलती है थोड़ी बहुत, हालांकि आज की लैंग्वेज की तुलना में तो टफ है, बट ऐसा ऐसे जो समझा जाता है। जॉफ्री चौसर इज फर्स्टली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इन्हें जो है इंग्लिश पोएट्री का जनक भी कहा जाता है। एंड इज आल्सो थर्ड द नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आधुनिक अंग्रेजी भाषा जो है उनका जनक भी जो है जॉफ्री चौसर को ही समझा जाता है। तो जॉफ्री चौसर के बारे में जो है 3 टेक दिए जाते हैं। आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एंड जॉफ्री चौसर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ वी टॉक अबाउट द क्रिएशंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन इंग्लिश लिटरेचर द क्रिएशंस ऑफ जॉफ्री चौसर, अब हम बात जो है जॉफ्री चौसर की क्रिएशंस की, वर्क्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर उनकी वर्क्स रचनाएं उन्होंने क्या क्या लिखी थी। तो जॉफ्री चौसर्स वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जॉफ्री चौसर जो है उनके वर्क जो है वो 3 हिस्सों में जो है डिवाइड है, 3 भागों में इनको डिवाइड करा गया है। पहला, शुरुआत की अगर बात की जाए, फर्स्टली जो है दिस इज नोन एज फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड period. Firstly period in English literature for Geoffrey Chaucer is known as French influenced period. This period was in the span of 20 years. This is known as the French influence period. So the Geoffrey Chaucer's creations were totally related to the theme of French literature. His creations were, the origin source were belong to the French literature. इस ज़माने के अंदर जो है जॉफ्री चौसर जो थी, उनकी रचनाएं जो थी वो फ्रांसीसी साहित्य जो है उनसे उन्होंने रचनाओं को पढ़ा था और उनके बेस पर उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में रचनाएं लिखी थी जो है, इसलिए इसको फ्रेंच इन्फ्लुएंस पीरियड कहा जाता है। एंड द इन दिस क्रिएशन देयर वाज रिटन द वर्क बाय जॉफ्री चौसर इज नोन एज रोमांट ऑफ द रोज। रोमांट ऑफ द रोज, दिस इज द फर्स्ट क्रिएशन मेड बाय जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर के द्वारा जो पहली क्रिएशन जो लिखी गई थी उसका नाम रोमांट ऑफ द रोज था उस जमाने में। बट इन मॉडर्न इंग्लिश रोमांट इज नोन एज रोमांस, बट इन 14th century इट इज इन मीनिंग फॉर्म एज रोमांट। 14th century में जो है रोमांस वर्ड जो था ये रोमांट के रूप में उन्होंने लिखा है। ये रोमांट ऑफ द रोज जो है उनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। एंड दिस वाज ऑन ओरिजिन सोर्स जो था इस रचना का जो था, मैंने आपको एज हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द अर्लियर पार्ट दैट दिस वाज टोटली इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड विद द फ्रेंच लिटरेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्रांसीसी जो है साहित्य उससे संबंधित जो है रचना रही है, तो इसलिए इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रचना का जो इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने लिखा है उसका ओरिजिन सोर्स भी कोई फ्रेंच लिटरेचर ही है। बिल्कुल सही बात है, यही था। और फ्रेंच लिटरेचर में उन्होंने ओरिजिनल रचना जो थी उस रचना का नाम जो था वो था जी रोमन डी ला रोज। रोमन डी ला रोज was the origin source of रोमांट ऑफ द रोज, बट रोमन डी ला रोज इज ए फ्रेंच फ्रेज। रोमन डी ला रोज जो है ये एक फ्रेंच फ्रेज है और इस रचना को पढ़ करके उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में जो रोमांट ऑफ द रोज जो उन्होंने लिखी थी। एंड रोमन डी ला रोज ये रचना जिनके द्वारा लिखी गई है उनका नाम जो है, एक तो उस व्यक्ति के जो उनके लेखक जो हैं, वन वाज द गुलाम डी लॉरिस and other was Zindi Myong. Zindi Myong was a satirical person. रोमांट ऑफ द रोज जो है ये अभी हमने देखा है कि जॉफ्री चौसर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, द जॉफ्री चौसर्स पीरियड आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन लिटरेचर, एंड द फर्स्ट पीरियड इज नोन एज द फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड पीरियड, एंड द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच इन्फ्लुएंस पीरियड रिमेन्ड इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर 20 years, and in this period there was a creation made by Geoffrey Chaucer is known as the Romaunt of the Rose, which is in modern English known as the Romance of Rose, and the origin source of Romaunt of the Rose is Roman de la Rose, a creation in French literature. It was written by 2 authors, one was Guillaume de Loris and the other was the Zindi Myong. And Zindi Myong was a satirical author in English literature. This is the first period in English literature which is known as the French influenced period.
बट इस इज़ नॉट टू बी टॉट इन द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, लेकिन ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जॉफ्री चौसर की ये पहली रचना है जो यहाँ फ्रांसीसी प्रभाव से उन्होंने क्षेत्र होकर के ये लिखी थी। बट नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द सेकंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ जॉफ्री चौसर। अब हम जॉफ्री चौसर की जो है दूसरा जो प्रभाव वाला क्षेत्र देखते हैं। ये तो अभी हमने देखा जो ये फ्रेंचली पार्ट है जो फ्रेंच लिटरेचर से संबंधित है। सेकंड पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 3 जो है भागों में संबंधित था। सेकंड पीरियड जो था जॉफ्री चौसर की जो रचनाओं का, दिस इज नोन एज द इटालियन पीरियड। Italian period. The second period of Geoffrey Chaucer's creation is Italian period. ये Italian period है, and in this creation there was made work by Geoffrey Chaucer. It was Troilus and Cressida. This is the second creation which was made by Geoffrey Chaucer. First period was totally the span of 20 years, which was mostly influenced to French literature. But the second period, which was written by Geoffrey Chaucer, now it was not made a distinction in literature himself, Geoffrey Chaucer, but it is divided by most of the critics that his creations were mostly influenced from these sources. As I already shown you in the prior part that the first was belongs to influence sources from the French sources, but the second influence sources were from the Italian creations, and in this period was the creation which was made by Geoffrey Chaucer, which is known as the Trials and Cressida. Trials and Cressida, this is the modern phrase, but the original phrase which was created by Geoffrey Chaucer, that was not Trials and Cressida, that was Troilus and Cressidi. This was the original phrase which was made in the form of Italian form by Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer के द्वारा जो ओरिजिनल क्रिएशन जो दी गई थी वो ये वर्ड था, ट्रायलिस एंड क्रेसेडी थी, बट इन मॉडर्न इंग्लिश दिस इज नोन एज द ट्रायलिस एंड क्रेसेडा। ये ट्रायलिस एंड क्रेसेडा जो है ये सेकंड पीरियड के अंदर रही थी, एंड ट्रायलिस एंड क्रेसेडा दिस इज द ओरिजिन सोर्स, इट्स द ओरिजिन सोर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। विलियम शेक्सपियर की जो एज है उसमें शेक्सपियर ने जो 37 नाटक लिखे थे उनमें से एक नाटक उसमें ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो लिखा था, उसकी जो ओरिजिनल सोर्स जो था शेक्सपियर ने जहाँ से पढ़ा था वो यही चौसर की जो रचना है वो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा यहीं से है जी। इसी कविता को दिस पोएम वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर की तरह जो है ये रचना जो है फिर नाटक के रूप में जो है रूपांतरित की गई। तो इस रचना का जो बेस्ट सोर्स जो था शेक्सपियर की जो रचना का वो ये ट्रायलिस एंड क्रेसिडा ही जो है। दिस इज आल्सो नॉट टॉट इन द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। अक्सर जो है यह भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए नहीं पढ़ाई जाती बिकॉज द बोथ ऑफ दीज पीरियड्स आर रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंस्ड पीरियड, क्योंकि ये दोनों के दोनों पीरियड जो है वो एक प्रभावित क्षेत्र वाले पीरियड कहलाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाए जाते हैं। बट नाउ एज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रिएशन इन बाय चौसर्स लिटरेचर। अब चौसर के संबंध से हम जो है लिटरेचर जो है पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो है पीजी पीरियड में शुरू होता है, एंड द थर्ड पीरियड नाउ आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर। अब तीसरा पीरियड जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर है। स्टार्ट हो गया। We have already, as we have said that we have already studied about the periods of English literature. हम इंग्लिश लिटरेचर के 2 पीरियड जो है पहले देख चुके हैं, एंड वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द 2 पार्ट्स ऑफ चौसरियन पीरियड। चौसर के पीरियड जो उसके भी 2 हिस्से देख चुके हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट द रियल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब हम इंग्लिश लिटरेचर की रियल एज जो देखते हैं। फर्स्टली वी शो द फ्रेंच इन्फ्लुएंस पीरियड, सेकेंडली वी शो द इटालियन इन्फ्लुएंस पीरियड। नाउ इट इज़ द थर्ड पीरियड, थर्ड पार्ट ऑफ चौसरियन पीरियड। चौसर की जो है थर्ड पार्ट जो थी दैट वाज मोस्टली हिज ओन क्रिएशन एंड ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड जो है ये हम देख रहे हैं, एंड इन दिस क्रिएशन ब्रिटिश पीरियड देयर वाज मेड द क्रिएशन एंड वर्क बाय चौसर दैट वाज parallel to the Canterbury Tales.
parallel to the Canterbury Tales, and this is considered the first creation in modern English literature. इसको जो है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में जो है फर्स्ट क्रिएशन समझा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज पीजी कोर्स बिगिंस फ्रॉम दिस क्रिएशन. ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है उसका पीजी कोर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो पैरेलल टू द कैंटरबरी टेल्स से ही जो है शुरू होता है. एंड वी सी द सिनॉप्सिस ऑफ दिस क्रिएशन. एक बार के लिए हम इस जो है कैंटरबरी टेल्स जो है उसकी जो सिनॉप्सिस एसेंस देख लेते हैं. यहाँ क्या होता है, यहाँ यूँ होता है कि इसके सार की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर 32 persons एंड कैरेक्टर्स. इस रचना के अंदर जो है पूरे 32 पर्सन्स जो है कैरेक्टर्स दिखाए गए. अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ी सी एक वेरिएशन क्रिएट होती है. दिस नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स. अलग अलग किताबों में इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग दे रखा है. जैसे कुछ ऑथेंटिक हम किताबों की बात करें तो जैसे इग्नू का जो कोर्स चलता है पीजी लेवल का, उसमें इस संख्या को जो है 29 दे रखा है. कुछ ऑथेंटिक किताबें जो है उन्होंने भी इसको 29 दे रखा है. विलियम जेलोंग जैसी कुछ किताबें हैं उन्होंने इसको जो है 32 दे रखा है. तो वी डोंट हैव टू डाउट ऑन दिस नंबर. हमको जिस नंबर पर ज़्यादा हमें उलझना नहीं है कि वो जो है ज़्यादातर सही मायने में अगर वो देखें तो 29 जो है वो संख्या में ज़्यादा सही माने जाते हैं. बट कुछ किताबें जो है वो 32 पर्सन्स करेक्टर देती है कि इससे पैरेलल टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर दिखाई गई कि जो है वो करेक्टर जो थे देवर पर्सन्स इन द नंबर्स 32, 32 जो संख्या में थे. दूसरी जो है वो बात है वे जो है वर गोइंग ऑन ए पिलग्रिमेज. वे सब के सब जो है एक पिलग्रिमेज पर जा रहे थे. पिलग्रिमेज का मतलब होता है द जर्नी ऑफ ए होली प्लेस. एक होली प्लेस की जो यात्रा की जाती है, जिसे हिंदी में धर्म यात्रा कहा जाता है, वो उसे होली प्लेस की जो जर्नी होती है उस पर वो जो है जा रहे थे. बट जाते जाते जो हैं वे लोग जो है कौन वे लोग 32 पर्सन्स, 32 कैरेक्टर्स, 29 कैरेक्टर्स. वो 29 कैरेक्टर्स जो थे वर स्टेड 8 टावर्ड्स इन. अब इस कैरेक्टर में क्या होता है कि जो है रचना के अंदर जो है 32 पर्सन्स कैरेक्टर में दिखाए गए हैं. तो 32 के 32 लोग जो हैं दे आर गोइंग ऑन ए हॉली प्लेस जर्नी. वो जो है किसी पवित्र स्थान जो है पिलग्रिमेज उसकी यात्रा पर जा रहे हैं. और रास्ते के अंदर जो है स्टेड ए टावर्ड्स इन, एक टावर्ड की इन जो है टावर्ड इसी कैरेक्टर, और इन का मतलब सराय जो होती है उसके अंदर जो है वो ठहरते हैं. एंड हियर यहाँ जो है इट वॉज हियर द होस्ट वॉज हैरी बेले. यहाँ एक हैरी बेले नामक कैरेक्टर होता है जो उसे होस्ट के मतलब उस इनके अंदर एक होस्ट होता है, उनका मेज़बान होता है जो उनका ख्याल इत्यादि जो है रखता है. और उसके बाद में क्या होता है कि इट वॉज सजेस्टेड टू टेल 2 stories in going and 2 stories in coming. अब हैरी बेले जो है वो होस्ट जो है उसके द्वारा उन सारे कैरेक्टर्स को, जो 32 कैरेक्टर्स जो उसमें दिखाए गए हैं, उसके द्वारा उनको सुझाव दिया जाता है कि आप ऐसा कीजिए कि 2 स्टोरी जो आप यू आर गोइंग ऑन द जर्नी ऑफ ए होली प्लेस, आप एक होली प्लेस की यात्रा पर जा रहे हैं, तो 2 स्टोरी आप जाते हुए कहेंगे एंड 2 स्टोरी अब जब वापस आ रहे होंगे ऐसा कहेंगे. ऐसा चौसर ने जो अपने दिमाग में सोचा था कि वो अपने पात्रों के माध्यम से वो ये बनाना चाहता था कि जो है वो किसी टावर्ड सिंह की जो है सराय पर जब किसी पिलग्रिमेज की जो है वो सराय पर जब वो जाते हैं, और वो पिलग्रिमेज जो है जिसकी सराय पर जो वो जाते हैं वो एक साइन होती है अपने आप में, जो एक धर्म स्थल जो होता है उसकी जो है वो धर्म यात्रा पर जो जाते हैं. और जब वो जाते हैं तो 2 स्टोरी वो जाते हुए कहना चाहता है उनके माध्यम से, कैरेक्टर्स के माध्यम से. 2 स्टोरी जो है वो आते हुए कहलाना चाहता है. 10 इस प्रकार से जो है चौसर
wanted to write 32 into 4 4 कैसे 2 at the time of going and 2 at the time of coming जो है total is equal to 128 stories wanted to write stories in total। इस प्रकार से जो है जॉफरी चौसर जो है परलक टू द कैंटरबरी टेल्स में जो है वो दो स्टोरी जो है दो आते समय दो जाते समय अपने 32 कैरेक्टर के माध्यम से जो है पूरी जो है वो रचना को बनाना चाहता था और 128 कहानियां जो इसके अंदर वो लिखना चाहता था बट लेकिन ही कुड राइट ओनली 24 स्टोरीज। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो केवल इस कहानी के अंदर जो है 24 स्टोरीज ही लिख पाया था जो है एंड द लास्ट वाज इनकम्प्लीट। और 24वीं कहानी वो तो अधूरी भी रह गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इट वाज एन इनकम्प्लीट क्रिएशन। ये परलक टू दी जो कैंटरबरी टेल्स जो है वो अपने आप में एक अधूरी रचना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू the consideration, according to the intention of the writer, the poet Geoffrey Chaucer, he wanted to write in total 128 stories, but his life span was finished before the completion of the creation। लेकिन उसकी लाइफ स्पान जो थी वो रचना पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई थी। It was unfortunate for him that he could write only 24 स्टोरीज, लेकिन वो केवल जो है 24 स्टोरीज ही लिख पाया था। उससे पहले ही जो है रचना जो क्या हो गई ये जो है अधूरी हो गई थी। तो इसलिए ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो परलक टू द कैंटरबरी टेल्स जो पहली जो है साहित्यिक रचना मानी जाती है अपने आप में जो है एक अधूरी रचना है। परंतु अधूरी रचना होने से रचना जरूर अधूरी है पर ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वास्तव में इतनी ज़्यादा बेहतरीन समझी जाती है, अपने आप में इतना ओरिजिन क्रिएशन समझा जाता है कि जो है सारे रचनाकार जो भी बाद में आए तो उन्होंने इसके बारे में जो है बहुत बेहतर जो है अपने अपने कमेंट दिए। जैसे ये परलक टू द कैंटरबरी टेल्स की अगर बात की जाए, अगर आप बात करते हैं द परलक टू द कैंटरबरी टेल्स जो भी हमने अभी तक जो है पढ़ी है। If we talk about these creations, when it came the time of John Dryden, जब जॉन ड्राइडन का टाइम आया एंड जॉन ड्राइडन वो जी वो रेस्टोरेशन एज जिसे हम इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं रेस्टोरेशन अगर एज की अगर बात की जाए तो इस रेस्टोरेशन एज का कवि जो था जॉन ड्राइडन जो जब आया उसने इस रचना को पढ़ा एंड ही गिव अ कमेंट अबाउट इट। उसने इस रचना के बारे में एक बहुत ही बेहतर बात कही है जो काफ़ी तरह एग्जाम में पूछी जाती है कि हियर उसने कहा कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। इट मीन्स इन दिस क्रिएशन चौसर टॉक्स मोस्टली अबाउट द holy talkings, about the gods talkings, about the virtues talking। यानी इस रचना के अंदर जो है चौसर ने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है गॉड्स की यहाँ प्लेंटेड था, तो भगवान से संबंधित बात को बहुत ज़्यादा इस रचना के अंदर करता है। एंड नाउ इट हैज़ बीन कंप्लीट इन एसेंस पार्ट द चौसर्स पीरियड। और चौसर्स के पीरियड के अंदर सारों की अगर बात करें तो ये दिस इज द चौसरियन पीरियड, यही जो है चौसर का पीरियड है। ठीक है, स्टार्ट कर दियो। फ्रेंड्स वी हैव स्टडी द 3 पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर में 3 पीरियड्स देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द एंग्लो सैक्सन पीरियड, आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी स्टडीड अबाउट द चौसन पीरियड। नाउ वी फेस इन द नेक्स्ट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। अब हम जो इंग्लिश लिटरेचर की अगले पीरियड में आते हैं एंड द नेक्स्ट पीरियड दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ लिटरेचर। हमने पहला पार्ट देखा था वो एंग्लो सैक्सन था, दूसरा सेकंड पार्ट वाज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, थर्ड वाज चौसन पीरियड। नाउ वी कम्स इन द फोर्थ पीरियड एंड दिस फोर्थ पीरियड इज नोन एज द रेनेसां पीरियड।
Now we comes in the fourth period, Renaissance. The span of Renaissance is from 14 to 1558. रेनेसा का जो स्पान है वो 1400 सदी से लेकर के 1558 ईस्वी तक जो है ये माना जाता है, ये इसे रेनेसा पीरियड कहा जाता है. दिस इज द नेक्स्ट पीरियड आफ्टर द Geoffrey Chaucer's period, and this is a revolutionary period in English literature. ये इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो है पीरियड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. एक बार हम देखते हैं कि ये वर्ड जो है कभी देखते हैं रिनेसा, कुछ रिनेसेंस बोलते हैं, तो इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट रिनाइसेंस जो है, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज कंसीडर्ड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो है अगर हम बात करें और overwhelmingly to prominent dominant dialect in English literature we talk about there are two types. अगर हम overwhelmingly predominant अति प्रबल रूप से प्रधान अगर डायलेक्ट की इंग्लिश में बात करें तो मोस्टली दो प्रकार की है. फर्स्ट इज ब्रिटिश इंग्लिश, पहली जो ब्रिटिश इंग्लिश है, एंड द सेकंड इज नोन एज द नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, एंड इन शॉर्ट इट कैन बी अमेरिकन इंग्लिश, एंड दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश. जो अमेरिकन इंग्लिश है वो मोस्टली नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश जो वही अमेरिकन इंग्लिश समझी जाती है. But in the pronunciation there are the little difference between both of these dialects in English literature. English literature में जो दोनों प्रकार की जो dialects है उनके pronunciations में, उनकी grammar में थोड़ा बहुत फर्क है. तो ये मैंने इसलिए बताया आपको यहाँ क्योंकि pronunciation में थोड़ा सा अलग अलग होता है. British literature जो in British literature this word is pronounced as Renaissance, but in American English this word is pronounced as Renaissance. So sometimes some lecture speak pronounce this word Renaissance, but sometimes some pronounce it Renaissance. Both are the right. Both pronunciations are the right. The correct pronunciation in British literature is Renaissance, but correct pronunciation in North American English these are the Renaissance. Both are the right considered. So you can speak is Renaissance, you can speak Renaissance, but in India I think we should mostly give the prominence to British literature because it is the colonial part of our India before the independence of India. भारत के आज़ादी से पहले उपनिवेशवाद के अगर हिस्से की बात करें तो ब्रिटिश लिटरेचर मोस्टली जो इन्फ्लुएंस्ड हिस्सा है. इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस dialect of English literature this word is pronounced as Renaissance, and according to this dialect this word is pronounced as Renaissance. Now we see what is the etymological meaning of this word. अब हम देखते हैं कि ये etymological meaning की अगर बात करें तो ये word जो है उसका etymological meaning क्या होता है. तो if we talk the meaning of this word, अगर मीनिंग की अगर बात करें तो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज रिबर्थ. रिबर्थ हुआ था. रिबर्थ इज इक्वल टू पुनर्जन्म. पुनर्जन्म इन यू कैन आल्सो दैट दिस इज रिवाइवल. रिबर्थ कह दीजिए, पुनर्जन्म कह दीजिए, रिवाइवल कह दीजिए, पुनर्जागरण कह दीजिए, एक ही बात है. This is also known. The meaning of this word Renaissance is the rebirth or revival. इसको rebirth भी कहा जाता है, revival कहा जाता है. लेकिन rebirth revival किसका rebirth? तो you can consider that rebirth or revival of classical literature. यहाँ अगर rebirth और revival की अगर बात की जाए तो ये क्लासिकल जो लिटरेचर है उसका ये रिबर्थ है. क्लासिकल लिटरेचर मतलब जो क्लासिकल भाषाएं जो थी उनका जो लिटरेचर लिखा गया था. क्लासिकल भाषाएं इंग्लिश में कौन कौन सी है? हर लैंग्वेज जो है उसकी क्लासिकल भाषाएं वो होती है. क्लासिकल लैंग्वेजेज फ्रॉम यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम थ्रू दीज लैंग्वेजेज द पर्टिकुलर लैंग्वेज हैज बीन एडॉप्टेड मोस्ट ऑफ दी. मतलब जिससे जो है जिन भाषाओं से किसी पर्टिकुलर भाषा ने अपना ज़्यादातर विषय वस्तु एडॉप्ट किया है, वहाँ से स्वीकार किया है, वो जो है वो उनकी क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाती है. एज संस्कृत इज़ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदी. संस्कृत जो हमारी हिंदी की क्लासिकल लैंग्वेज है क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ द लिटरेचर का हिस्सा, लिटरेचर तो नहीं कह सकते पर ओरिजिनल सोर्स ऑफ जो है लैंग्वेज का वहाँ से अडॉप्ट किया गया है. एज जैसे अगर हम इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी जो है इंग्लिश की ओरिजिनल भाषाएँ जो जहाँ से उन्होंने ज़्यादातर जो है अडॉप्ट किया है, जैसे इटालियन लैंग्वेज, अगर इटालियन लैंग्वेज की बात की जाए, फ्रेंच भाषा की अगर आप बात करते हो तो ये फ्रेंच है, इटालियन जो है लैंग्वेजेज है. दीज आर द
क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाती है। तो वहाँ का लिटरेचर उन्होंने पढ़ करके उनके अंदर एक आत्मिक जागरण हुआ वहाँ से जो है, तो वो जागरण जो है जिनके माध्यम से उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो इसके अंदर जो यहाँ आता है वो क्लासिकल लिटरेचर में जो है, क्लासिकल लिटरेचर के थ्रू जो यहाँ मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आता है, दिस इज नोन एज द रिनेसेंस। उसी को जो है रिनेसेंस कहा जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। नाउ अब समवन आस्क यू दैट हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रिनेसा, अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश रिनेसा जो उसके फादर कौन है, तो इसके पहले वाले असर जो है तो आप कह सकते हैं कि जॉफरी, जो अब तक हमने पढ़ा है चौसर, थोड़ा सा पर्टिकुलर बात करें कि जॉफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश रिनेसा। अगर इंग्लिश रिनेसा की अगर फादर की बात की जाए तो ये जॉफरी चौसर जो है इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश रिनेसा। उन्हें जो है इंग्लिश रिनेसा का जो है फादर जो है समझा जाता है। एंड इज इफ यू टॉक अबाउट आवर इंडियन लिटरेचर, अगर हम जो है इंडियन लिटरेचर की बात करें देन राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। इसी प्रकार अगर भारतीय रिनेसा की अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय जो है उनको इंडियन रिनेसा का जो है फादर कहा जाता है। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट पर्टिकुलरली इंडियन रिनेसा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर, क्योंकि हम अभी यहाँ जो है भारतीय जो है लिटरेचर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, अभी हम जो ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है अभी हम इसी संबंध में बात करेंगे। और अभी हमने रिनेसा जो है उसका अध्ययन करना है। तो एक तो हमने ये देखा है कि जो है इस ज़माने के अंदर जो है इसका वर्ड की मीनिंग की बात करें, नेसा का पर्टिकुलर मीनिंग जो है रिबर्थ या रिवाइवल होता है। रिबर्थ किसका है? रिबर्थ एंड रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल लिटरेचर जो है उससे संबंधित जो है उनका पुनर्जागरण जो हुआ था वो था। इस ज़माने के अंदर जो है इंग्लैंड जो है उसकी हालत जो है बहुत बेहतर होने लगी थी अब जो है, और बेहतर होने के कारण से जो है यहाँ के अंदर कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें होने लगी थी। जैसे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ये होने लगी थी कि सी वॉइस बहुत ज़्यादा होने लगे थे। सी वॉइसेस जो है यानी समुद्री यात्राएं जो है ज़्यादा इस ज़माने के अंदर जो है होने लगी। जैसे वास्को डी गामा जो था वो इस ज़माने से संबंधित था। कुछ दूसरी भाग जो है वो एस्ट्रो जो थी उससे संबंधित हिस्सा जो है खगोल शास्त्र जिसे कहा जाता है उससे संबंधित यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड के अंदर विकास होने लगे थे। जैसे आपने नाम सुना होगा गैलीलियो जो है, वो गैलीलियो जो था वो इस ज़माने के अंदर जो है बेहतर प्रकार का जो है विकास जो इंग्लैंड के अंदर करने लगा था वो इसी संबंध से संबंधित था। कुछ यहाँ जो है अगर आप बात करें पेंटिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ में अंदर जो है लियोनार्डो दा विंसी की अगर बात कीजिए, लियोनार्डो विंसी, तो इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा यहाँ जो है क्लासिकल टाइप के जो था, क्लासिकल चीज़ें जो थी शास्त्र से संबंधित शास्त्रीय जो वो बहुत से उपखंड थे उनका बहुत प्रकार का बेहतरीन उद्भव होने लगा था। सो इट इज़ नोन एज द पार्ट ऑफ दिस इज नोन एज द रिनेसा। इसीलिए इसको रिनेसा कहा जाता है क्योंकि यहाँ क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल के संबंधित से बहुत सी ज़्यादा चीज़ें उनको उद्भव होने लगा था। बट वी आर गोइंग टू स्टडी एज वी आर कंसिडर दैट वी आर स्टडी अबाउट द लिटरेचर पार्ट। चूँकि हम चूँकि यहाँ लिटरेचर पढ़ रहे हैं इसलिए हम दूसरी चीज़ों का इतना ध्यान नहीं देंगे यहाँ, बट ये थोड़ा हमने ऐसी जानकारी के तौर पर देख लिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ क्रिएशंस कौन कौन से लिखी गई थी जो है इस ज़माने के अंदर जो है। अब वर्क्स की अगर बात की जाए इस ज़माने के अंदर जो है वर्क्स कौन कौन सी लिखी गई थी, तो एक तो सबसे पहले अगर वर्क्स की बात करें तो यहाँ इरिज्मस नामक एक विद्वान आया था इंग्लैंड के अंदर जो है, इरिज्मस। एंड इरिज्मस है ही इज द ऑथर, ये एक अपने आप में ऑथर है। एंड द क्रिएशन व्हिच वाज written by Erasmus was the praise of folly. The praise of folly. It was written by Erasmus. इस ज़माने के अंदर एक जो रचना जो लिखी गई थी वो एक Erasmus नामक लेखक जो था उनके द्वारा जो है praise of folly जो है यहाँ जो है लिखा गया था। पहली रचना जो थी यहाँ the second main prominent part of this is the Marty D. author. Marty D. author. This was the second most creation
इन दिस पीरियड, इस पीरियड की दूसरी जो है महत्वपूर्ण जो है क्रिएशन जो थी वो मार्टिडी ऑथर था। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मार्टिडी ऑथर जो है ये एक अलग फ्रेज है। इन मॉडर्न इंग्लिश द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज द डेथ ऑफ ऑथर, द डेथ ऑफ ऑथर। अगर हम सेकंड पीरियड की यहाँ बात करें तो ये जो है डेथ ऑफ जो है ऑथर यहाँ जो दी गई है। दीज आर द मोस्टली टू क्रिएशंस विच बिलोंग्स टू रेनेसा पीरियड। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है दो ऐसी रचनाएं हैं जो रेनेसा पीरियड से संबंधित है। बट एज वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट द बैचलर पार्ट, क्योंकि हमने यहाँ शुरू में वीडियो में यहाँ बताया कि यहाँ बैचलर पार्ट से संबंधित ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो वी आई थिंक वी शुड नॉट गो इन ए लिटिल डीपर इन दिस पार्ट, इसलिए हम जो है इस पार्ट के हिस्से में इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं एक बार इस हिस्से को यही छोड़ता हूँ। इन द नेक्स्ट पार्ट, अब जो नेक्स्ट हिस्सा जो अभी यहाँ से हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा मोस्टली इफेक्टेड एरा है इंग्लिश लिटरेचर में, दिस इज़ नोन एज द एलिजाबेथन एरा, जिसकी हम बात करते हैं एलिजाबेथन एरा। शेक्सपियर की बात करें वहाँ जो है एडविन स्पेंसर है इत्यादि लेखकों की अगर हम बात करें तो वो यहीं से शुरू होते हैं। तो उसके बाद में हम अब जो है वो अगला पोर्शन जो है वो देखेंगे एलिजाबेथन एरा। बट आज के लिए फॉर टुडे आई थिंक इट्स इनफ फॉर द स्टडी। सो नाउ being seen my tiredness, I think I should stop the period and the teaching period here and watch the period and take the benefit as you can take it. And if you find some defeats, then comment us on the section. For being seen, thank you all of you. नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी पढ़ाएंगे, तो लिटरेचर पढ़ाने के लिए हमारे मित्र प्रताप सिंह जी राठौड़ आपको लिटरेचर की क्लासेज है वो लेंगे। और जैसा कि आपने पूरा देखा, इन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया और आगे जो हम शुरू करने वाले एलिजाबेथन पीरियड शुरू करने वाले हैं। नमस्कार।